तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस टुडेज क्लास वील डिस्कस एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। हमें एनालिसिस करनी है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी आता है सवाल और कन्वेंशन में भी सवाल आता है इसके ऊपर। ही विल आस्क द प्रॉब्लम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द कन्वेंशन ऑल्सो। मोर ओवर आगे वाली सारी डिस्कशन का बेस बनेगा ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। आगे वाली जितनी भी डिस्कशन है उसका बेस बनेगा हमारा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट, तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो एनालिसिस करेंगे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की। सो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो पहले मुझे डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट आई हैव टू शो दिस डायग्राम। दिखती नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। ये पहले मैंने आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाया है। परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील एंड आरसीसी आर डिफरेंट, व्हाट्स द रीजन? दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। बोथ द मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ। तो जब क्योंकि दोनों मटेरियल की स्ट्रेंथ अलग अलग है तो परमिसिबल स्ट्रेस भी अलग अलग है। परमिसिबल स्ट्रेस हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ के बिहाफ पे। स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो परमिसिबल स्ट्रेस ज्यादा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम है तो परमिसिबल स्ट्रेस कम है। सो दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। इसी के करस्पॉन्डिंग आगे मैं स्ट्रेस डायग्राम भी बनाऊंगा। करस्पॉन्डिंग टू दिस आई विल ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम आल्सो। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम भी है। सो आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम आल्सो करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो let us suppose this is our neutral axis XU। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ये स्ट्रेन है हमारा 0.002 इन कंक्रीट। ये है 0.0035 एक्सट्रीम स्ट्रेन। तो यहाँ तक की बात भी समझ में आती है। अब अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम शो करूँ उसके करस्पॉन्डिंग, इफ आई शो यू द स्ट्रेस डायग्राम, ये लाइन बन गई है थोड़ी सी टेढ़ी। कंट्रोल Z। अब आइए वर्टिकल। देखो कोई टूल हो जिससे मैं पैराबोला बना पाऊँ। कोई टूल है? नहीं है टूल। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ उसको। अब सिंस देयर इज नो टूल अवेलेबल, कोई टूल अवेलेबल नहीं है इस चीज़ को दिखाने के लिए, मैं इसको फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस विद द फ्री हैंड ओनली। तो ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। दिस इज अवर स्ट्रेस डायग्राम। तो मैंने कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम आपको बताया था शुरू में। सो दिस इज अवर स्ट्रेस डायग्राम। ये हमारी स्ट्रेस डायग्राम है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी लेके चल रहे थे? सो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइनिंग, हम कंक्रीट के अंदर डिजाइनिंग के अंदर कितनी स्ट्रेस लेते हैं? 0.45 FC के। सो 0.45 FC के। सो दिस वैल्यू इज टेकन टू बी हाउ मच? 0.45 FC के। मटेरियल तो स्टील ही है एंड स्टील स्ट्रक्चर एंड इन RCC सब्जेक्ट। सो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड permissible stress in steel and steel structure and RCC should be same. Why should be same? RCC क्या स्टील स्ट्रक्चर देख के डिजाइन कर रही है क्या हमने, या स्टील स्ट्रक्चर RCC को देख के डिजाइन किया हुआ है? दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं, बोथ आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। दोनों की डिजाइनिंग में अजम्पशंस अलग अलग हैं। अजम्पशंस के बिहाफ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई हुई है। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस निकाला हुआ है वो हमने यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकाला हुआ है। तो दोनों के अंदर आपको स्टील की यील्ड स्ट्रेस सेम मिलेगी, पर जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो अलग अलग मिलेगी। वो डिपेंड कर जाएगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर। दोनों के अंदर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। थ्योरीज इन बोथ दी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इज डिफरेंट। तो थ्योरी के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आती है। तो दोनों के अंदर जो आपको स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो तो सेम मिलेगी, पर परमिसिबल स्ट्रेस अलग अलग मिलेगी। द परमिसिबल स्ट्रेस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। This is our strain diagram. This is our stress block. ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक है।
अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है। वी हैव टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रेस ब्लॉक। अब इसकी एनालिसिस करनी है, कहने का मतलब है इनकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ऑल द वैल्यूज ऑफ सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स आर टू बी कंप्यूटेड। जितने भी सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट, मार्क भी कर देता हूँ सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एक तो यही है सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स, कितनी दूरी तक हमारे स्ट्रेस की वेरिएशन पैराबोलिक रहेगी और कितनी दूरी तक हमारे स्ट्रेस की वेरिएशन को आप स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर मान सकते हो फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको मैंने y1 बोल दिया, इसको मैंने y2 बोल दिया। तो एक को मैंने y1, एक को मैंने y2 बोल दिया, तो y1 y2। तो एक तो यही चीज निकल के आ गई, हमें y1 y2 निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट y1 y2। अब ये y1 y2 कैसे कैलकुलेट करूं, मेरे पास जगह बची हुई है अभी, सिंस आई हैव द स्पेस अवेलेबल विद मी, क्योंकि जगह बची हुई है, ये y1 y2 तो मैं उस बची हुई जगह में कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो मुझे निकालना है वो मैं आगे कैलकुलेट करूंगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स दैट आई हैव टू कैलकुलेट, दैट आई विल कैलकुलेट सेपरेटली। तो मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगाया। सो फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, सो आई विल से फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, सिमिलैरिटी लगाई। फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सिमिलैरिटी लगाई ट्रायंगल्स की, लगाओ सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की। तो हम सिमिलैरिटी अगर लगाएं ट्रायंगल्स की, क्या निकल के आ रही है, सिमिलैरिटी निकल के आ रही है 0.0035 डिवाइड बाय XU, दिस इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय Y2। यही वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज द वैल्यू कमिंग आउट। जरा सिंप्लीफाई करके बताना Y2 कितना आया। सो Y2 इज इक्वल टू 0.035 into XU। What is the value of Y2 coming out? Y2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, What is the value of Y2 coming out? Y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/7 XU फॉर लीनियर। लीनियर नहीं है वो, कांस्टेंट पोर्शन है। रोहित छेदे, इट इज नॉट द लीनियर पोर्शन। इसको लीनियर मत बोलने लग जाना, रेक्टेंगुलर बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, वो लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली। तो ध्यान रखना उस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सो Y2 इज 4/7 टाइम्स ऑफ XU। Y2 हमारा 4/7 टाइम्स ऑफ XU आ गया, क्लियर है। Y1 की वैल्यू क्या होगी, XU माइनस 4/7 टाइम्स ऑफ XU, सो Y1 कम्स आउट टू बी 3/7 टाइम्स ऑफ XU। तो इसके ऊपर डब्बा बना लो, ये आपके काम की चीजें हैं। तो ये हमारे काम की चीजें हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो एक आ गया 3/7 टाइम्स ऑफ XU और एक आ गया 4/7 टाइम्स ऑफ XU। इसमें कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसमें के लिए, सो 3/7 टाइम्स ऑफ XU, सो 3/7 टाइम्स ऑफ XU, सो 3/7 टाइम्स ऑफ XU, 4/7 टाइम्स ऑफ XU। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ किसी के लिए। नाउ माई एम इज व्हाट, नाउ माई एम इज टू कैलकुलेट दी कंप्रेसिव फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स निकालने के 3 तरीके बता रखे मैंने आपको। अगर मुझे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पता है तो कंप्रेसिव फोर्स निकालने के 3 तरीके बताए हैं। कौन कौन से 3 तरीके, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला तरीका, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ द सेक्शन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, सेक्शन की विड्थ के साथ। दूसरा तरीका एवरेज ऑफ स्ट्रेस, एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सो एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज एरिया ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन। तीसरा तरीका क्या है, आप अपने सेक्शन के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर करो, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कंसीडर करो, स्ट्रेस को उस एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई करो, उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकल के आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे सेक्शन के लिए। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास फोर्स निकालने के, अगर आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की जानकारी है। मैं इन 3 में से कोई एक तरीका लगा के आपको फोर्स निकाल के दे दूंगा, क्योंकि ये कंप्रेशन में बनी हुई है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये आपको कंप्रेसिव फोर्स निकाल के देगी। इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है यहां तक की कहानी। फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए, मैं इसको नॉमेनक्लेचर दे देता हूं।
A, B, C, D, E. I have given the nomenclature of this entire stress distribution diagram. अब मुझे क्या करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है. तो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग बाय कंसीडरिंग द एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. मैं एरिया ले रहा हूँ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का और मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सेक्शन की विड्थ के साथ. ये मुझे क्या निकाल के दे देगा, ये मुझे निकाल के दे देगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स. इट विल गिव द टोटल कंप्रेसिव फोर्स. तो अभी मेरे को स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम को समझना है, तो मैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का आपको एरिया निकाल के दे रहा हूँ और उस एरिया की सीजी की दूरी कितनी है और उस एरिया की सीजी की दूरी कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, वो कैलकुलेट करके दे रहा हूँ. दैट आई एम कैलकुलेटिंग. क्लियर है चीज. चलिए तो नेक्स्ट पेज पे गले, तो हम बोलेंगे एरिया. एरिया किसका निकालना है, ए बी, सो ए बी डी ई सी. So area ABDEC. So ABDEC. This is equal to area of rectangle. Area of rectangle ABDC. ABDC ये rectangle है. Plus area of parabola CDE. Plus area of parabola CDE. Clear है? Repeat करना है इस पे कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? चलो rectangle का एरिया निकालते हैं. So area ABCD, area ABCD. रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालें, रेक्टेंगल का एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. तो लेंथ इनटू विड्थ, सो लेंथ कितनी है इसकी 0.45 FC के, सो इट इज इक्वल टू 0.45 FC के. मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसकी विड्थ के साथ. विड्थ कितनी है, y1 है और y1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3/7 टाइम्स ऑफ XU. तो 0.45 FC के, 0.45 FC के इंटू 3/7 टाइम्स ऑफ XU. कैलकुलेट करके बताना कितनी आ रही है वैल्यू. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट. बिल्कुल सही बात है रोहित छेदे, एब्सोल्युटली करेक्ट. कैलकुलेट कीजिए. अमन का भी सही है. 0.193 FC के, 0.193 FC के, सो 0.193 FC के, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, इस एरिया की न्यूट्रल एक्सिस से, इस एरिया की न्यूट्रल एक्सिस से सीजी की दूरी कितनी है, इस न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया की सीजी की दूरी कितनी है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ दिस एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं, लेट अस सपोज ये y1 है, y1 बार. तो इसके सीजी की दूरी को मैंने नाम दिया y1 बार. सो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y1 बार. ये डिस्टेंस हमारा y1 बार है. So this distance is y1 bar. So y1 bar, y1 bar की वैल्यू कितनी होगी 4/3 प्लस 3/14 टाइम्स ऑफ XU. बिल्कुल सही बात है देवाशीष बर्मन, एब्सोल्युटली करेक्ट देवाशीष बर्मन. तो रेक्टेंगल की सीजी हाफ ऑफ दी विड्थ पे होगी, यानी 3/7 का आधा, और साथ में क्या जुड़ जाएगा 4/7. बिल्कुल सही जवाब दिया देवाशीष ने. So I'll also say y1 bar is equal to what? y1 bar is 4/7 times of XU plus 3/7 times of XU का हाफ. जरा मुझे कैलकुलेट करके बताना ये फैक्टर कितना आया है पूरा. बिल्कुल सही बताया आपने, ये फैक्टर कितना आया है पूरा. व्हाट इज दिस फैक्टर कमिंग आउट. एलसीएम लो, एलसीएम लेके ऐड करके बताओ ये फैक्टर कितना आ रहा है. दिस फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच. XU के आगे वाला कोफिशिएंट क्या बनेगा, 14 एलसीएम हो गया, 8 प्लस 3 11, 11/14. बिल्कुल सही बात है. सो 11/14 XU. इसमें से किसी को कोई डाउट हो. XU भी होगा एरिया ऑफ ABCD में. XU भी बेटा वो फोर्स के लिए होगा अग्निहोत्री. अभी मैंने फोर्स नहीं निकाला है, अभी मैंने फोर्स कैलकुलेट नहीं किया, अभी मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया निकाला है बस. जब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना होगा, मैं एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को सेक्शन की विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मुझे फोर्स दे देगा. अभी सिर्फ हमने एरिया कैलकुलेट किया है. y1 बार में किसी को कोई डाउट है, नहीं है. अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है पैराबोला का एरिया. पैराबोला का एरिया, सो एरिया ऑफ पैराबोला CDE. अब जनरल सी एनालिसिस है. पैराबोला का एरिया कितना होता है, XU इज ऑल्सो देयर. किसमें XU इज ऑल्सो देयर, किस चीज में XU है, किस चीज के अंदर XU है, XU इज ऑल्सो देयर. तो XU लिखा तो है 0.45 FC के इंटू 3/7 XU मल्टीप्लाई. यहां पे बोल रहे हो XU है, ठीक है ठीक है. तो ये XU बस लिखा था वहां पे. चलो आगे बढ़ते हैं. पैराबोला का एरिया कितना होता है,
The area of the parabola can be computed either by considering 2/3 the area of rectangle और 1/3 the area of rectangle. डिपेंड करेगा आपको कौन से पैराबोला का एरिया चाहिए, ये डिपेंड कर जाएगा कौन से पैराबोला का एरिया चाहिए. इस बात को समझाने के लिए मैं सेपरेटली पैराबोला बना के दिखा रहा हूं आपको. टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम सेपरेटली ड्रॉइंग अ पैराबोला. तो लेट सपोज ये हमारा पैराबोलिक रीजन है, दिस इज अवर पैराबोलिक रीजन. दोनों ही पैराबोला है हमारे, बोथ आर पैराबोला. लेट सपोज ये हमारी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये a है और ये b है. लेट सपोज ये सेक्शन की लेंथ a है, ये सेक्शन की लेंथ b है, ये सेक्शन की लेंथ b है. जो पैराबोला मैंने शेड किया हुआ है अभी, जो पैराबोला मैंने शेड किया हुआ अभी, इट्स एरिया विल बी हाउ मच? इट्स एरिया विल बी 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसका एरिया निकल के आएगा 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इसको मैं बोल सकता हूं इट्स एरिया विल बी 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा? 1/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो 1/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ किसी के लिए? इसकी सीजी की दूरी भी निकाल सकते हो आप. लेट सपोज ये इसकी सीजी है, दिस इज दी सीजी. तो ये हमारे सेक्शन की सीजी है. अगर ये हमारे सेक्शन की सीजी है, ये कितनी दूरी पे होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सीजी? डिस्टेंस ऑफ दिस सीजी कैन ऑल्सो बी रेफर डायरेक्टली. कैसे? जिस एज से ये पैराबोला स्टार्ट हुआ है, जिस एज से ये पैराबोला स्टार्ट हुआ है, वहां से है 5/8a. सो 5/8a और दूसरा है हमारा 3/8a. सो रिमेनिंग इज 3/8a. सो 3/8a. तो ये जनरल एनालिसिस है, इट इज अवर जनरल एनालिसिस. 5/8 3/8 बिल्कुल सही बात है राकेश अहिरवार, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करो पीछे वाले केस के अंदर. पीछे वाले केस के अंदर हमें पैराबोला CDE का एरिया निकालना है. कितना होगा? 2/3 the area of the rectangle in which it is inscribed. 2/3 the area of the rectangle in which it is inscribed. जिस रेक्टेंगल के अंदर ये इंस्क्राइब्ड है उसके एरिया का 2/3 एरिया. तो निकाल लो एरिया. सो आई कैन से 2/3 the area of rectangle. So 2/3 the area of rectangle. Area of rectangle will be how much? Area of rectangle is 0.45 FCK into 4/7 XU. So 4/7 XU. जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है ये. What this value coming out? Area of parabola is coming out to be how much? पैराबोला का एरिया कितना निकल के आ रहा है? .171 FCK XU. So 0.171 FCK XU. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना बाकी लोग, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना बाकी लोग कितना आ रहा है. सिंपली क्रॉस वेरीफाई. 171. ठीक है, तो 171 निकल के आ रही है. बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है. देयर इज नॉट एन इशू. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? सही आ रहा है. चलो अब मुझे y2 बार बताएगा कोई? व्हाट इज y2 बार? इसकी सीजी कितनी दूरी पे है? तो इसकी सीजी ये था हमारा G1, ये है हमारी G2. तो इसकी सीजी कितनी दूरी पे है? y2 बार. तो ये है हमारी सीजी G2. तो इट CG इज एट डिस्टेंस ऑफ व्हाट? इसकी CG कितनी दूरी पे है? 5/8a. जरा ध्यान से देखना वापस, जरा ध्यान से एनालाइज करना. फोर बाय 8 XU, 9 XU बाय क्या क्या लिखे जा रहे हैं ये. बेटा मुझे CG कहां से निकालनी है? हाँ 5/8 टाइम्स ऑफ XU निकालना पड़ेगा. बेटा निकालने के लिए पीछे बता दिया ना अग्निहोत्री. देखो ये आपको जानकारी दी तो रखी है यहाँ पे.
दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ये इंफॉर्मेशन दे तो रखी है आपको डायरेक्टली। 5/8 टाइम्स ऑफ 4/7 XU, बिल्कुल सही बात है, हेल्पिंग हैंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, हेल्पिंग हैंड्स। तो 5/8 टाइम्स ऑफ 4/7 टाइम्स ऑफ XU, कितनी वैल्यू आ रही है? वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 5 बाय हाउ मच? 2 गया 14, 5/14 XU। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 5/14 ही आ रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी 5/14, 5/14 XU आ रही है। तो हमने y1 बार निकाल ली, हमने y2 बार निकाल ली। सो वी हैव फाउंड y1 बार, y2 बार। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अभी तक के डिस्कशन में कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो? क्या अब टोटल एरिया निकाला जा सकता है? कैन वी कैलकुलेट द टोटल एरिया? तो हम बोलेंगे टोटल एरिया। सो एरिया ABDEC will be equal to, so total area will be 0.193 FCK XU plus 0.171 FCK XU। ऐड करके बताना टोटल एरिया कितना आ रहा है। ये तो सबको पता ही होगा, दिस शुड बी नोन टू एवरीवन। रेक्टेंगल प्लस पैराबोला, बिल्कुल सही बात है, 0.364। दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है? एग्जैक्ट बताना जरा, राउंड ऑफ करके मत बताना। गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू, डोंट राउंड इट ऑफ। चलो ठीक है, राउंड ऑफ करके दी तो राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ। सो 0.36 FCK XU। सो एरिया ABDEC, तो एक वैल्यू तो आपको ये ध्यान रखनी है टोटल एरिया की, 0.36 FCK इंटू XU। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं लीवर आर्म की। कहने का मतलब है ये टोटल एरिया की दूरी कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, ये टोटल एरिया की दूरी कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, दैट इज टू बी कंप्यूटेड। तो टोटल एरिया की दूरी कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से निकाल सकते हैं। तो पेज ऐड किया, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y बार। अब मुझे y बार निकालना है। y बार निकाल सकते हैं, A1 y1 बार, A2 y2 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2, डिवाइड बाय A1 प्लस A2। वैल्यू पुट करके बताना जरा, A1 कितना है? 0.193 FCK XU इंटू y1 बार 11/14 XU। A2 की वैल्यू है 0.171 FCK XU इंटू 5/14 XU डिवाइड बाय टोटल एरिया 0.36 FCK XU। जरा बताना y बार कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y बार। सिंप्लीफाई करो और y बार की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। 0.42 XU। बहुत बढ़िया राहुल चौधरी, ये परफेक्ट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको रटने का। ये देखो अभिषेक शर्मा, परफेक्ट एग्जाम्पल रटने का। 0.42 XU। सोहेल, अर्चित, भावेश, परफेक्ट एग्जाम्पल 0.42 XU। बहुत क्या गजब के गलत जवाब दे रहे हो, मतलब क्या गजब का गलत जवाब दिया है बिना कैलकुलेशन के। व्हाट द वैल्यू ऑफ y बार कमिंग आउट? अरे कैलकुलेट करके तो देखो, ये बॉटम से निकाला हुआ है मैंने, ये देखो 0.416। हे भगवान, इट कम्स आउट टू बी 0.584 XU। अच्छा वो लीवर आर्म है 0.42 XU। ये देखो दूसरा आया, सोहेल बोल रहा है वो लीवर आर्म है। अरे भैया लीवर आर्म नहीं होती है वो, ना ये लीवर आर्म है ना वो लीवर आर्म है, मत करना ऐसा लीवर आर्म। मैंने ये दूरी कहां से निकाली है? न्यूट्रल एक्सिस से निकाली है। भाई कृपा करके समझा करो चीजों को कि हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन। रटी हुई चीजों पे मत जाया करो, सवाल में थोड़ी सी चीजें यही चेंज हो जाती हैं। आपने y बार की वैल्यू रटी हुई है फ्रॉम दी कंक्रीट का एक्सट्रीम फाइबर, मैंने न्यूट्रल एक्सिस से करवा दिया कैलकुलेट, और यही एक्सपेक्टेड था कि सब लोग यही जवाब देंगे क्योंकि यही रटा हुआ है।
तो आपने जो वाई बार की वैल्यू रटी हुई है वो कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर से रटी हुई है, मैंने कैलकुलेशन कहां से करी हुई है, न्यूट्रल एक्सिस से करी हुई है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखा करो। क्लियर है? चलें आगे। चलो, तो ये वाई बार 0.584 एक्सयू निकल के आता है। उसी तरीके से और आई कैन से डिस्टेंस ऑफ CG of area of stress block from top concrete fiber is equal to XU minus 0.584 XU। ये आपने रटा हुआ है। कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू रटी हुई है आपने 0.416 XU, जो राउंड ऑफ करके हम 0.42 XU ले लेते हैं। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? तो ये एनालिसिस है हमारे पूरे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की। दिस इज द एनालिसिस ऑफ इंटायर स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का मुझे एरिया पता है, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का मुझे एरिया पता है, और स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के CG की दूरी पता है मुझे टॉप फाइबर से और न्यूट्रल एक्सिस से, दोनों जगहों से। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? यहां जाके लिमिट स्टेट की सारी assumptions वाली कहानी खत्म होती है। Now all the assumptions of the limit state method comes to stop। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो पूरी स्टोरी के अंदर। अब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे। Now we'll start the designing of singly reinforced section। Now we'll start the designing of singly reinforced section। लीवर आर्म की वैल्यू, ये थोड़ी लीवर आर्म है भाई, लीवर आर्म तो अभी आया ही नहीं है कहीं पे। जब भी कोई चीज सीखने बैठते हैं, दिमाग खाली करके बैठते हैं, तभी दिमाग में नई चीज जाती है। पुरानी चीजों को लेके बैठे रहोगे तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? तो जो चल रहा होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, आगे पीछे की चीजों के ऊपर दिमाग नहीं मारते। उसका रिजल्ट आपके सामने है। अभी कहीं पे भी डिस्कस किया मैंने लीवर आर्म के बारे में? चलो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जो सवाल मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, विच इज बीइंग आस्क्ड इन मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है? प्रॉब्लम बतानी है। सो प्रॉब्लम है हमारी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ failure of RCC structure। So what is the probability of the failure of RCC structure? क्या प्रोबेबिलिटी है RCC स्ट्रक्चर के फेलियर की? %5। देयर एंड रीजन क्या लिख रहा है ये लिपन? देयर एंड रीजन क्या है भाई ये? अब इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कहने का मतलब कंसेप्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी का है। आरसीसी का कंसेप्ट क्या है इसके अंदर? आरसीसी का कंसेप्ट यही है कि हमारा स्ट्रक्चर फेल कब कर सकता है। हमारा स्ट्रक्चर फेल तब कर सकता है या तो वो स्ट्रेंथ पे फेल कर जाए,
या वो किसकी वजह से फेल कर जाए, लोड की वजह से फेल कर जाए। तो या तो हमारा मटेरियल फेल कर जाए, या मटेरियल के ऊपर जो लोड लग रही है वो परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा लग जाए। तो फेलियर में आइदर बी इन स्ट्रेस, फेलियर में आइदर बी इन लोड, तो दोनों में से कोई एक फेलियर हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, या मटेरियल फेल कर जाए या लोड ज्यादा लग जाए। क्लियर है चीज? तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, आरसीसी का। ये हमारा कंसेप्ट है किसका, आरसीसी का। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आरसीसी। अब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, दो तरीकों से बता रहा हूं उसको। तो मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकाली जा सकती है, हाउ आई कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हमारा मटेरियल फेल कर जाए, हमारा मटेरियल फेल कर जाए पर लोड में फेलियर नहीं हो। क्लियर है? दूसरा, लोड की वजह से फेलियर हो जाए पर मटेरियल में फेलियर नहीं हो। तीसरा, मटेरियल भी फेल कर जाए और लोड भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से ज्यादा निकल के आ जाए। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्लियर है? तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मटेरियल स्ट्रेंथ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी को मैं पी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग पी, जल्दी हो जाएगा सवाल हमारा। सो प्रोबेबिलिटी मटेरियल की स्ट्रेंथ किससे नीचे हो जाए, मटेरियल की स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे निकल के आ जाए। तो मैं लिख रहा हूं मटेरियल की स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे निकल के आ जाए, तो Fy Fck से नीचे आ जाए। तो Fy Fck तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की हो जाएगी ना, मटेरियल तो कोई सा भी हो सकता है, लिखना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्ट्रेंथ इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is less than कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेंथ किससे कम हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हो जाए, यानी मटेरियल फेल कर जाएगा स्ट्रेंथ के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय कौन सी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड से कम है, यानी फेलियर लोड में नहीं हुआ। सो मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। तो इस पहले केस में मटेरियल किस में फेल किया है, पहले केस में मटेरियल फेल किया है स्ट्रेंथ के अंदर, हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है लोड के अंदर। दूसरा, प्लस ऐड किया इसके अंदर, क्या ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ। प्रोबेबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, स्ट्रेंथ मोर देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मोर देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है, इसका मतलब वो किस में फेल नहीं किया, स्ट्रेंथ में फेल नहीं किया, पर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, लोड मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से ज्यादा हो जाए तो इस बार लोड में फेल कर गया। तो पहले वाले केस में स्ट्रेंथ में फेल कर गया, दूसरे वाले केस में लोड में फेल कर गया, प्लस तीसरे वाले केस में दोनों में फेल कर गया, तीसरे वाले केस में दोनों के अंदर फेल कर गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, सो लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ multiply by probability of load more than characteristics load। तो इस बार दोनों में ही फेल कर गया, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ये बेसिक तरीका है इसको निकालने का, इट इज द बेसिक मेथड टू सॉल्व दी प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। जरा निकाल के बताना प्रोबेबिलिटी कितनी है फेलियर की। मटेरियल फेल हुआ किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर, फेलियर के चांसेस कितने हैं, मटेरियल फेल हुआ हमारी स्ट्रेंथ के अंदर, फेलियर के चांसेस कितने हैं, सिर्फ 5%। तो 5% रिजल्ट ही किससे नीचे फॉल कर रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे फॉल कर रहे होते हैं, तो 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कम होने की प्रोबेबिलिटी होती है 95%, तो इनटू 0.95 प्लस स्ट्रेंथ ज्यादा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी 95%, तो 0.95, पर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सिर्फ 5%, तो 5%।
मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस स्ट्रेंथ इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी है 5%, और लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%। जरा सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कमिंग आउट, ऐड कर दो सबको, ऐड ऑल द फैक्टर्स, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, .0975, so 9.75 into 10 raised per minus 2 into 10 raised per minus 2। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पहले कुछ भी। ये जो भी पावर निकल के आती है 10 की, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाने के बाद, जो भी पावर निकल के आती है 10 की पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाने के बाद, उसको ऑर्डर बोला जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज नोन एज ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ फेलियर है। तो कई बार सवाल में क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ फेलियर बता दो। तो ऑर्डर ऑफ फेलियर कितनी है हमारी, ऑर्डर ऑफ फेलियर 2 है यहाँ पे हमारी। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पे कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उस पे किसी के लिए। तो पहले नंबर के बाद आपने अगर डेसिमल लगाया, उसके बाद अगर आपने पावर एनालाइज करी, वो जो भी पावर निकल के आती है उसे हम क्या बोल देते हैं, वॉट एवर वैल्यू ऑफ दैट पावर कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज द ऑर्डर ऑफ फेलियर। उसको ऑर्डर ऑफ फेलियर बोला जाता है। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से। अब ये तो कन्वेंशनल तरीका है सॉल्व करने का, इट इज अ कन्वेंशनल मेथड टू सॉल्व दिस। अगर इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि टाइम बहुत लगा है इसके अंदर। अगर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे टाइम बहुत लगा है, माइनस भी लगाना है साथ में ऑर्डर के। तो ध्यान रखना ऑर्डर कितना है, -2 है। तो जो भी विद साइन आंसर निकल के आता है वही लिखना होता है हमें। तो यहाँ पे ऑर्डर माइनस के साथ 2 है। इसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का मेरे पास एक और तरीका है, पॉइंट वाला समझा दो, पॉइंट वाला समझा दो। जैसे एग्जांपल 5 2 3 4 5 6, मुझे ऑर्डर चाहिए इसका। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर चाहिए, मैं ऑर्डर कैसे निकालूंगा, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाऊंगा। तो आई विल से 5.2345 into 10 raised per what, 1 2 3 4 5, 10 raised per 5। तो मैं बोलूंगा ऑर्डर कितना हुआ इसका, आई विल से ऑर्डर इज 5। क्लियर है। उसी तरीके से मैं बोलूं 0.00003798। अब अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, आई हैव टू राइट इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे लिखूंगा, आई विल से 3.7898, 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, इनटू 10 raised per -3। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, -3। ऑर्डर विल कम आउट टू बी -3। तो इसको ऑर्डर बोला जाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ऑर्डर। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पे कुछ भी। तो एक और जानकारी दे दी आपको कि ऑर्डर क्या होता है। इस प्रोबेबिलिटी का क्या रोल होता है, इस प्रोबेबिलिटी का रोल ये होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं, हमारी डिजाइनिंग में हमेशा प्रोबेबिलिटी लगी होती है। तो जितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी हमारे फेलियर की, जितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी हमारे फेलियर की, उतना ही सेफ स्ट्रक्चर होगा। मोर इज द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं भैया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, और इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, सॉल्व करने का दूसरा तरीका, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। तो ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, ये बहुत आसान है निकालना। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी अकरेंस हैं, उन सारे अकरेंस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं, क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो 3 अकरेंस तो मैंने आपको बता दी है, स्ट्रेंथ में फेल हुआ, लोड में फेल नहीं हुआ, लोड में फेल हुआ, स्ट्रेंथ में फेल नहीं हुआ, लोड में भी फेल हो गया, स्ट्रेंथ में भी फेल हो गया। अभी चौथा अकरेंस भी तो है, ना लोड में फेल हो ना स्ट्रेंथ में फेल हो। जब मैं इन चारों अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को जोड़ूंगा, ये 1 निकल के आना चाहिए।
तो 1 में से किसको घटा दो? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। ना स्ट्रेंथ में फेल हो ना लोड में फेल हो, तो आपका रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। तो निकाल लो स्ट्रेंथ में फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेंथ में फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 95%, लोड में फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 95%। सिंप्लीफाई करके निकाल लो, सेम आंसर आएगा। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कितना आंसर आ रहा है? You will get the same result. So it comes out to be how much? 9.75 into 10 raised power minus 2. क्लियर है? अब ये सवाल नहीं पूछता है, ये तो बेसिक सवाल है। इसको भी चेंज कर देगा, इसको भी चेंज कर देगा। इसको कैसे चेंज कर देगा? हाउ इट विल चेंज? इसको चेंज कर देगा, अगले पेज पे गया। इफ परसेंटेज डेफिनेशन इज 50%, what is the probability of failure of RCC structure? अब निकाल के बताओ। मैंने बोला अगर परसेंटेज डेफिनेशन 15% है, अभी हमारी परसेंटेज डेफिनेशन क्या है? 5% है। परसेंटेज डेफिनेशन क्या होती है शुरू में बताइए आपको? के। तो हमने क्या माना हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे कम 5% आपको टेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड वो लोड होता है जिसके ऊपर आपको सिर्फ 5% लोड मिलेंगे। तो परसेंटेज डेफिनेशन 5% की चल रही है अभी हमारी, पर लेट अस सपोज परसेंटेज डेफिनेशन 15% हो गई, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या निकल के आ जाएगा? इन दैट केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर will be equal to 1 minus probability of no failure। सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, क्या रिजल्ट निकल के आ रही है? .2775। तो 0.2775। अब ऑर्डर क्या हो गया इसका? So 2.775 10 raised power minus 1। Now check the order। अब ऑर्डर है -1 का। Now the order is of -1। पीछे ऑर्डर क्या था? -2 का ऑर्डर था। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है फेलियर की। Now the probability of the failure is increased। अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर गई है? बढ़ गई है यहाँ पे। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। व्हाट इज परसेंटेज डेफिनेशन? तो देखो सोहेल पूछ रहा है परसेंटेज डेफिनेशन क्या होता है? डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो हमें सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? बिफोर डिजाइनिंग आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो अगर मुझे सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करना है, उससे पहले मुझे उसकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। क्रिटिकल डेप्थ तो निकाल ही रखी है हमने, क्रिटिकल डेप्थ वी हैव फाउंड। अब हम बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालो? हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? उसके लिए मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। फॉर दैट आई एम शोइंग द कंप्लीट डायग्राम। तो मेरे वीडियो के ऊपर से जाना चाहिए ये। %5 डेफिनेशन ही क्यों
माना गया। बेटा इसके लिए पीछे वाले लेक्चर देखो सारे, जो पीछे हो चुका है वो आगे मत पूछा करो। जब कोई चीज चल रही होती है तो फ्यूचर का पूछते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, वो पूछने लग जाते हैं पहले। तो जो प्रेजेंट वाली चीज है वो गायब हो जाती है, और जब मैं फ्यूचर में आ जाता हूं तो फिर पास्ट वाली चीज पूछते हो। तो ये तो पीछे बता रखा है, पीछे वाले लेक्चर देखो, मिल जाएगा उसके अंदर। तो 5% ही क्यों लेते हैं वो पीछे देख लो, तो लेक्चर खोलना, वहां मिल जाएगा आपको तसल्ली से। वो देखो अभी एक जना पूछा था लीवर आर्म क्या होता है, तो जो बता रहा हूं प्रेजेंट में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था उसका लीवर आर्म के अंदर, और जब मैं लीवर आर्म बता रहा हूँ तब गायब हो जाएगा, तब वो फिर आज वाली चीज पूछ रहा होगा। सो दिस इज अवर बीम, ये हमारी बीम है, सब्जेक्टेड टू सैगिंग मोमेंट, सैगिंग मोमेंट लग रहा है। ये बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अगर मैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, so if I draw the strain distribution diagram, this is our strain distribution diagram. कंक्रीट में लिमिटिंग स्ट्रेन 0.0035, स्टील में लिमिटिंग स्ट्रेन कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये कल बताई थी आपको। तो स्टील के अंदर लिमिटिंग स्ट्रेन कम से कम 0.002 प्लस 0.87 Fy by ES, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। तो ये आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं, आपकी तैयारी के लिए बता रहा हूं कि जब भी कोई चीज फॉलो करते हो शुरू से फॉलो किया करो, बीच में आके मत घुस जाया करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तैयारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तैयारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं होती कि बीच में कर ली छोड़ ली, बीच में कर ली छोड़ दी, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो प्रिपरेशन इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो जो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कर रहा होता है उसी का रिजल्ट मिल रहा होता है उससे फिर। तो ये हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। अगर हम बात करें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। दिस इज अवर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये टेंसाइल स्ट्रेस 0.87 Fy, दिस इज 0.45 FCK। तो अगर मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट इज द कंसेप्ट टू बी यूज्ड? कंसेप्ट मुझे यूज करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर करना पड़ेगा। तो कंप्रेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वेटेड टू टेंसाइल फोर्स। ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, ये हमारा टेंसाइल फोर्स है। So for actual depth of neutral axis, compressive force must be equal to tensile force. क्लियर है? तो पेज ऐड किया तो मैं बोलूंगा फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम into width of the section, this is our tensile force। area of stress block diagram कितना था? 0.36 FCK into XU multiply by B। tensile force कितनी है? 0.87 Fy into AST। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है। यहां से क्या निकल के आ जाएगी? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगी। सो XU इज इक्वल टू
0.87 FyAST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू B। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए, any of the point to be referred from this for anyone. So this is our actual depth of neutral axis. किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यू कैन से नोट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन। अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन यानी ये AST के प्रोपोर्शनल होती है। सो यू कैन से XU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AST। XU हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ स्टील के। कोई सा पॉइंट रिपीट करना, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ द स्टील। बिल्कुल सही बात है। बी का मल्टीप्लाई बता दीजिए। अभी पीछे बताया था कंप्रेसिव फोर्स निकालने के 3 तरीके हमारे पास। पहला तरीका एरिया ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द सेक्शन। दूसरा एवरेज एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द, सो एरिया एवरेज एरिया ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तीसरा तरीका एक स्ट्रिप कंसीडर करो, उसके ऊपर फोर्स निकालो, पूरे सेक्शन के लिए इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स निकालने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। देयर आर 3 मेथड्स अवेलेबल टू कैलकुलेट द फोर्स। तो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। XU ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन साइज बीम। XU ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन साइज बीम। वो तो डिपेंड करेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बीम की साइज पे तो डिपेंड करेगी, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बीम। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ दी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलो अब दूसरी क्लास है मेरी मेंस की, बाकी फिर कल करते हैं। नाउ आई एम हैविंग अनदर क्लास, अभी चालू होने वाली है, 1 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगी वो क्लास। विद इन 1 मिनट आई विल बी स्टार्टिंग दैट क्लास। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। चलिए करते कैलकुलेट किया है इज ऑल्सो द लिमिटिंग। ये लिमिटिंग वैल्यू तो स्ट्रेन डायग्राम से निकाली थी बेटा, लिमिटिंग वैल्यू यहां से नहीं निकाली थी, लिमिटिंग वैल्यू स्ट्रेन डायग्राम से निकाली थी।